क्या हो सकता है ऐसा कि जो इंसान को इस हद तक गिरा सकता है कि हम आपको नहीं बुलाएंगे? हद हो गई बिल्कुल। क्या बात है साहब। इसके अलावा एक पाकिस्तान, अमेरिका, अजरबैजान और टर्की की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। साहब क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत सारे संकेत दे रही है, क्योंकि इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि टर्की, पाकिस्तान, यूएसए, अजरबैजान, ये जो चौकड़ी है, ये जो क्वाड है, वो कैसा है भाई? ये तो कमाल की चीज है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रूसी सदर भारत आए हुए हैं और लाजिम बात है कि वो भारत क्यों आए हुए हैं। भारत आकर वो दोस्तों अपने हथियार बेचना चाहते हैं और पाकिस्तान और दोस्तों इसके अलावा तुर्की, अजरबैजान और अमेरिका ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान ने भी रशिया को बता दिया है कि अगर आपने भारत को हथियार गिराने के लिए दे दिए, हम उन्हें गिरा देंगे तो आप बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इससे बेहतर है आप पीछे किनारा कर दें, क्योंकि दोस्तों इस पर रूस बहुत ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ है। रूस में मईशत की बहुत किल्लत हो रही है, वहाँ पर बड़े बुरे हालात है। तो इसलिए रूसी सदर खुद आए हैं ताकि भारत की मार्केट से फायदा उठाया जा सके। और आते ही उन्होंने दोस्तों डिफेंस प्रोडक्ट पेश कर दिए, अपना तेल ज्यादा खरीदने की मांग की है, जबकि तेल अभी सिफर हो चुका है। भारत कोई भी नहीं खरीद रहा, भारत ये भी नहीं खरीदेगा क्योंकि अमेरिका के प्रेशर क्या कि वो नहीं झेल सकते। लेकिन दोस्तों ये समझिए कि ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और अमेरिका को बताया जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं खड़ा होंगे तो हम रूस के साथ जा सकते हैं। टर्की, पाकिस्तान, यूएसए और अजरबैजान की एक मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कॉम्बिनेशन आप देखिए सब, अमेरिका, पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहां हो रही है? टर्की के इजमीर के अंदर हो रही है। टर्की अमेरिका का साथी है, नेटो का मेंबर है, कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान और अजरबैजान वहां क्या कर रहे हैं? ये साहब इस चौकड़ी को लेके, इस स्क्वाड को लेके अब सवाल उठ रहे हैं कि ये चारों एक साथ क्यों, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों? इसमें अजरबैजान की नेवी, टर्की की आर्मी, अमेरिका की सिक्योरिटी यूनिट्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो कुछ विमान वगैरह हैं, एयरक्राफ्ट है, वो भी शामिल हुए हैं। ये अपने आप में मुझे लगता है कि इसमें तीन तो इस्लामिक नेशंस है, अजरबैजान है, पाकिस्तान है और टर्की है। ये अमेरिका के साथ वहां पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके ऊपर कि भाई अमेरिका इनके साथ क्यों ये सारा का सारा एक्सरसाइज कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या ये ब्लैक सी या कैस्पियन सी के अंदर ईरान और रशिया का एक अपोजिशन का ब्लॉक खड़ा कर रहा है? हो सकता है, जी हां, ये हो सकता है कि आईने में अमेरिका इनको उतार रहा है कि भाई आप रशिया के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन टर्की रशिया के खिलाफ नहीं जाता। टर्की एक वो जगह है जहां पर बहुत आराम से पुतिन साहब भी फ्लाई कर जाते हैं कई बार। तो ये ऐसी बात नहीं है, वो जो अंदर की इक्वेशंस हैं वो काफी अलग हो जाती हैं। लेकिन कई ऐसे इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो खास तौर से ये जो एक्सरसाइज है, इसका मकसद चाइना, रशिया और ईरान को घेरना है। आप कैस्पियन सी से इंडिया का भी जो कारोबार है वो $2.9 बिलियन का है, जो कि INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसके थ्रू से। अब ब्लैक सी क्यों अहम है? क्योंकि ब्लैक सी जो है बेसिकली आपके 6 देशों के साथ है। वो यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, जॉर्जिया, रूस से है। और इसमें खासतौर से ब्लैक सी पर अगर रशिया का कंट्रोल रहता है तो फिर उसका दबदबा जो है नेटो देशों पर रहता है। इसके साथ ही कैस्पियन सी तो पूरा का पूरा आप देख सकते हो कि वो रशियन कंट्रोल वाला है। तो वहां पर अपना कुछ ना कुछ अमेरिका जो है अपना होल्ड बनाना चाहता है। और कैस्पियन सी जो है ईरान ने कहा कि उसके लिए बहुत ज्यादा अहम है जितना रशिया के लिए अहम है, क्योंकि ईरान की सीमा के साथ कैस्पियन सी लगता है और उधर रशिया के साथ लगता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो सकता है। तो इसी के साथ मैं क्या कोई ट्रेड डील हुई? आज का पहला सवाल, मैंने वर्ल्ड व्यू में बहुत कुछ कह दिया। पहला सवाल, यहां पर पुतिन खरीदने क्या आए थे? इस विजिट में पुतिन भारत से खरीदने क्या आए थे? आंसर इज 0। क्या उन्होंने अनाउंस किया कि वो भारत से खरीदेंगे? कोई एक अनाउंसमेंट है कि हम भारत से ज्यादा दवाइयां खरीदेंगे या कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदेंगे या कोई मशीनरी खरीदेंगे या कोई और चीज खरीदेंगे? एक डिक्लेरेशन नहीं है साहब, नॉट इवन वन। लेकिन जो उनको माल बेचना है, सच कहा जाए, आपको बताऊं, जो सेल्समैन होता है ना, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो द्वार पर आता है, आप दरवाजा खोलते हैं, आप दरवाजा खोलते तो मुस्कुरा के वो कहता है जी नमस्कार,
गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी से आया हूं, मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं, मैं ये चीजें लाया हूं, आप इसको खरीदिए। वो आपको तरह तरह के प्रलोभन देता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। तो साहब, हमारे पुतिन साहब कहते हैं हमसे ज्यादा आप तेल खरीदो, हमसे ज्यादा गैस खरीदो, हमसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स खरीदो, हमसे ज्यादा हथियार खरीदो, हमसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी के छोटे छोटे रिएक्टर्स खरीदो, और हां, अपने लोगों को पढ़ने के लिए मेरे देश में भेजो ताकि मेरे मेडिकल कॉलेज चलें, उनको इनकम हो, आपके लोग हमें पैसा देंगे। तो पैसा तो यहां से वहां जा रहा है ना अल्टीमेटली। फिर कहते हैं हम आपके लोगों को कुछ नौकरी भी दे सकते हैं अगर आप चाहो वहां पर, लेकिन इस बात का क्या भरोसा है कि हमारे पुतिन साहब उन सब लोगों को उठाकर यूक्रेन के बॉर्डर पर युद्ध करने के लिए नहीं भेज देंगे? और वैसे पहले भी तो भेज चुके हैं। देखिए साहब, इंडिया का जो इंपोर्ट है वो करीब करीब $70 बिलियन था। 70 इंपोर्ट रशिया से, $70 बिलियन के अंदर जो था हमारा, उसमें से लगभग पूरा का पूरा 1 बिलियन छोड़ के सारा का सारा ऑयल है, क्रूड ऑयल, जिसको रिलायंस भी खरीदता था, इंडियन ऑयल भी खरीदता। रशिया के पास हमें बेचने के लिए कुछ है ही नहीं सिवाय ऑयल के या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट के, कुछ भी नहीं है। या थोड़ा बहुत कभी कभार यूरेनियम दे देगा तो दे देगा, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन वो इतना महंगा थोड़ी है। वो हमारा माल कितना वो खरीदता है? $70 बिलियन की जगह पे 5 बिलियन। थोड़ी बहुत दवाइयां, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ऐसी कृषि का सामान, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। और रशिया के सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि वहां के लोग और वहां के जो सिस्टम्स हैं सारे, वो इतने कठिन है कि आप वहां पे कुछ जाके बेच ही नहीं सकते। वो आपका माल खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो पुतिन एक सेल्स पर्सन होके, एक मार्केटिंग मैन होके यहां पर आके अपना माल बेचने आया था। टेबल पे रखा S-400, टेबल पे रखा S-500, टेबल पे रखे मिलिट्री इक्विपमेंट, टेबल पे रखा सुखोई 57 और सुखोई 75 चेकमेट के स्टेल्थ फाइटर्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट्स और हेलीकॉप्टर्स। साहब, सब कुछ तो आप बेचना चाहते हैं, एक शब्द तो बोलते कि मैं इंडिया से खरीदना क्या चाहता हूं। पुतिन साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपसे खरीदना क्या चाहता हूं। वो तो इंडिया से पैसे कमाने के लिए आए हैं साहब, इंडिया को माल बेचने के लिए आए हैं। अपने मेडिकल कॉलेज बेच रहे हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को यहां भेजो, और हो सकता है तो आप अपने स्किल्ड वर्कर्स को, जिनको आप पढ़ा लिखा के यहां आईआईटी में तैयार करते हो, उसको काम करने के लिए वहां भेजो। लेकिन फिर मैं कहूंगा, इस बात की क्या गारंटी है आप उनको उठा के यूक्रेन के बॉर्डर पे नहीं भेज दोगे? हमारे लोग जो मर रहे हैं, क्या मोदी जी ने इस बारे में बात की? जो हमारे लोग मर रहे हैं वहां पे और मर चुके हैं, और बाकी जो उनकी आपकी फौज के लिए लड़ रहे हैं, उनको आप वापस क्यों नहीं भेजते हैं? अच्छा, इंडिया एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब, ऐसा है कि आप अच्छे तो हैं, लेकिन धंधा मेरा जो है वो अमेरिका के साथ चले। $280 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया का अमेरिका को है, और $120 बिलियन से ज्यादा का माल हम यूरोप को बेचते हैं। तो हमारा करीब करीब $425 बिलियन का एक्सपोर्ट 825 में से सिर्फ अमेरिका और यूरोप को है। हमें डॉलर कहां से मिलते हैं? अमेरिका से। हमें यूरो कहां से मिलते हैं? यूरोप से। हमारा धंधा किससे चलता है दुनिया में? अपना क्या कहते हैं, डॉलर से और यूरो से। साहब, रशिया के साथ हमारा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मैं तो ओपनली कहता हूं, आपको दोस्ती रखना है रखो, खाना खाना है खाओ, आना जाना है करो, थोड़ा बहुत मिलिट्री वाला कुछ खरीदना है खरीद लो। लेकिन साहब, आप हमें क्या बिजनेस देने को तैयार हो? क्या इंडिया की फैक्ट्रियां, इंडिया के बिजनेसमैन क्या आपके यहां कुछ आकर बेच सकते हैं? कि साहब नहीं। पुतिन ने एक बार भी नहीं कहा अपनी आज की मीटिंग के अंदर जो हैदराबाद हाउस में हुई थी, या जो जॉइंट स्टेटमेंट था, कि मैं आपका माल खरीदने को तैयार हूं। वो यही कहता रहा, आप मेरा तेल खरीदो, आप मेरी गैस लो, आप मेरे मिलिट्री वेयर्स लो, आप मेरा यूरेनियम लो, आप मेरा न्यूक्लियर प्लांट लो। सब कुछ तो वो बेचने को आया भाई, इसलिए वो मुस्कुरा मुस्कुरा के फोटो खिंचाता है साहब। और हम बेवकूफों की तरह सोचते हैं, देखिए हमारे संबंध कितने मजबूत हो गए, और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वी हैव now converted our strategic relationship into the principal strategic relationship, and we have strengthened our relationship with Russia, which is age old, and we have removed all the impediments which are coming in the way। ये भारी भारी शब्द इस्तेमाल करके इससे मिलता क्या आपको? मैं इस मामले में ट्रम्प साहब को बड़ा सही मानता हूं। ट्रम्प साहब कहते हैं ना, ये बड़े बड़े जो शब्द आप डिप्लोमेसी में यूज कर रहे हो ना, ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, कहता किनारे रखो, सब कुछ गया तेल लेने, ये बताओ माल कितने का खरीदोगे? यही तो इंडिया से वो कहता है। चाइना से बोला
यूरोप से बोला, ऑस्ट्रेलिया से बोला, जापान से बोला, कहता सब बेकार की बातें हैं। वी विल स्ट्रेंथन, वी विल टेक द आवर रिलेशनशिप टू द न्यू लेवल। कहता लेवल गया तेल लेने। पहले बताओ तुम पैसा लगाओगे अमेरिका में क्या, और मेरा माल खरीदोगे क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। वो कुछ नहीं है, यानी कि सब्सटेंस कुछ नहीं है, सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े शब्दों का उपयोग है और बेकार की बातें। और आए हैं साहब, खाना वाना खा के जाएंगे, जरूर हिंदुस्तान में आए तो खाना खा के जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं साहब, लेकिन आप हमसे लेकर क्या जा रहे हो, आप खरीद कर क्या जा रहे हो? आंसर इज जीरो। जी हां, आउटकम इज जीरो। टॉक्स आर गुड, देयर इज नो डाउट, बिग टॉक्स, जीरो आउटकम। रिजल्ट क्या है? जीरो। उसके बाद आते हैं जिनपिंग साहब मैक्रो के साथ बीजिंग के अंदर मिलते हैं। बड़ी मीटिंग साहब, बहुत बड़ी मीटिंग। ये दरअसल यात्रा की ओर दुनिया की नजरें हैं। मैं आपको बताऊं, कोई ये ना समझे कि पुतिन और मोदी के ऊपर नजर है। इमानुएल मैक्रो की जो एक जिनपिंग के साथ एक यात्रा है, वो भी दुर्लभ हो गई। ये पहली बार हुआ है कि कभी शी जिनपिंग किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ चाइना के साथ में एक दूसरी यात्रा पे गए हैं। चेंगडू गए हैं साहब, वहां पर इमानुएल मैक्रो के साथ में। कमाल की बात है। मुझे लगता है कि जिनपिंग साहब मैक्रो साहब और फ्रांस को रिझा रहे हैं, और चीन के दौरे पे निकल गए साहब उनके साथ। ये बीजिंग से बाहर चले गए, और चीन के बाहर जो बड़े शहर हैं वहां के दौरे। 5 दिसंबर को आज वो चाइना के चेंगडू में गए हैं साहब। अब चेंगडू के नाम से तो चेंगडू 20 उनका स्टेल्थ फाइटर भी है, मैं आपको बताऊं। ये एक दुर्लभ इलाका माना जाता है, और वहां पर अभी तक किसी को ले जाने की इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये शख्स जो है जिनपिंग, ये फ्रांस के राष्ट्रपति को वहां लेकर चले गए। कमाल की बात है साहब। मुझे लगता है कि चीन की कोशिश है कि फ्रांस को अपने पाले में लाकर और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक बढ़त लें, खासतौर से ताइवान के मुद्दे पे लेके, जहां पर जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बयान से चाइना भी थोड़ा सा परेशान है। दूसरा, चीन फ्रांस के साथ व्यापार बढ़ाने में जुटा है, और 2024 में उसका व्यापार कम हो गया था। तो इमानुएल मैक्रो ने चाइना को ऑफर दिया कि साहब आप हमारे पेरिस में यानी कि फ्रांस में इन्वेस्ट कीजिए, हम मदद करेंगे। आप अगर हमारे यहाँ आते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हम आपका स्वागत करेंगे। अब ये जो चक्कर है सारा का सारा साहब, ये बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस को पसंद नहीं आ रहा कि फ्रांस भाई साहब इतनी जफियां क्यों मार रहा है अल्टीमेटली चाइना को, और चाइना भी जफियां क्यों मार रहा है सब। और जिस ढंग से इमानुएल मैक्रो की वो आओ भगत कर रहा है, वो भी साहब गजब की है। वैसे इमानुएल मैक्रो भी बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी चीन को उलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहां जाते ही यूक्रेन का मुद्दा उठा दिया कि आप इस जंग को रुकवाइए, अगर आप इस जंग को नहीं रुकवाते हैं तो साहब पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पूरी दुनिया विघटन की ओर बढ़ जाएगी। ये इमानुएल मैक्रो ने उनके सामने कह दिया। हो सकता है जिनपिंग को पसंद ना आया हो, लेकिन यूक्रेन का मुद्दा उठा के कम से कम उनमें इतनी हिम्मत तो है मैक्रो में